अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। टुडे थर्मोडायनेमिक्स फिर से क्लास 11th के लिए और हमारा टॉपिक आज रहेगा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज और उसमें से हम पहली क्वांटिटी आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोपी। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे कि इंट्रोपी किसको बोलते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स। तो इंट्रोपी जो होती है सिंपली मींस रैंडमनेस, सिंपली मींस रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम हम लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेना है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हमने कोई गैस भरा है और ऊपर से एक पिस्टन इसमें फिक्स किया है। ठीक है, ये आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेना है कि जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, वी आर सपोज्ड टू टेक ए सिलेंडर with a frictionless piston fixed at the upper side and a gas is confined to it. Okay, तो ये जो मेरा सिस्टम है इसमें गैस इस वक्त हमने इसमें फिल की है, कन्फाइन की है गैस इसमें। अब ये गैस की जो मॉलिक्यूल्स है इनमें फ्रीडम कितनी है, फ्रीडम भी इसको कह सकते हैं, फ्रीडम। इनमें फ्रीडम कितनी है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स इसमें है इनमें फ्रीडम कितनी है, रैंडमनेस कितनी है, ठीक है, कितना इनमें डिसऑर्डर है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, कैपिटल एस से इसको डिनोट करते हैं। तो बुक्स में आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि एंट्रोपी जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। और एंट्रोपी खुद क्या होती है, इट इज सिंपली मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर और फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम में जो भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में किस तरह का डिसऑर्डर है, किस तरह वो रैंडमली ओरिएंटेड है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमारे पास सॉलिड, अगर हम जैसे भी हम सॉलिड्स की बात करते हैं हमें पता है कि सॉलिड्स में जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, वेदर दे मे बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, दीज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, दैट मींस कांस्टेंट पार्टिकल्स, दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, they are closely packed to each other like this। इस तरह से हम दिखाते हैं कि कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होती है उनकी पैकिंग जो होती है तो क्लोज होती है, दूसरा यहाँ पे रेगुलर, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक ऑर्डर में कांस्टेंट पार्टिकल्स पैक हुए होते हैं। तभी तो सॉलिड जो होता है वी कैन से कि इनमें जो डिसऑर्डर होता है वो बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो एंट्रोपी। इनमें जो डिसऑर्डर, इनमें जो डिस्टर्बेंस होती है मॉलिक्यूल्स को इधर उधर जाने की, वो बहुत ही कम होती है क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होती है और इनका जो ऑर्डर होता है परफेक्टली ऑर्डर्ड, वी कैन से। जैसे हम बात करते हैं तो सॉलिड्स की, पर्टिकुलरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे बच्चों लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में हमें पता है कि जो भी उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, जो भी उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका वो लिक्विड बना होगा, उनमें क्या होती है, थोड़ी सी फ्रीडम होती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं और जो ऑर्डर होता है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। ऑर्डर में क्या आती है, थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। वी कैन से ये जो मॉलिक्यूल्स है ये दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकते हैं लाइक दिस। ड्यू टू दैट वी कैन से दे पोजेस ए रैंडमनेस, इनमें रैंडमनेस होती है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें गैसेस की, इफ वी विल टॉक अबाउट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एनी गैस, तो उनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ही डिसऑर्डर्ड मैनर में होते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, उनके बीच में उनका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है और उनके बीच में गैप भी ज्यादा होता है और वो रैंडमली मूव करते हैं फ्रॉम हियर एंड देयर। जिस तरह से उनमें क्या होती है, इसमें ऑलमोस्ट सॉलिड्स में एंट्रोपी बहुत ही कम होती है, मतलब ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल। और लिक्विड्स में रैंडमनेस होती है, सबसे ज्यादा जो होती है दैट इज वी कैन से मैक्सिमम और हाईएस्ट एंट्रोपी जो होती है, मैक्सिमम जो एंट्रोपी होती है वो होती है गैसेस में, और लिक्विड्स में इंटरमीडिएट, वी कैन से इंटरमीडिएट, दरमियान में। ठीक है, सॉलिड से ज्यादा लेकिन गैसेस से कम। तो एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू
हमने ये समझाने की कोशिश की कि इंट्रोपी किसको बोलते हैं। इंट्रोपी सिंपली कि कोई भी सिस्टम अगर आप लोगे उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो जिनका वो सिस्टम बना होगा, उनके बीच में रैंडमनेस, फ्रीडम, डिसऑर्डर कैसा है, ठीक है। तो उसी डिसऑर्डर को, ठीक है, मेजर करने का जो हमारे पास जो वैल्यू आता है उसी को हम बोलते हैं इंट्रोपी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये जो इंट्रोपी है इसका एब्सोल्यूट और एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। वी कैन से नंबर फर्स्ट, वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंट्रोपी, यानी किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान किस तरह का डिसऑर्डर है, किस तरह का डिस्टर्बेंस है, किस तरह का रैंडमनेस है, किस तरह की फ्रीडम है उन मॉलिक्यूल्स में, उसको हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते। हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस है ही नहीं कि हम बोल सकते हैं भाई कि हमारा गैस है, इस गैस मॉलिक्यूल्स में, ये गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान किस तरह की रैंडमनेस है, कितनी फ्रीडम के साथ ये यहाँ वहां जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू पता करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, we can calculate change in entropy, but we can calculate the change in entropy। हम ये देख सकते हैं कि एंट्रोपी में चेंज कितना आया है, और ये चेंज इन एंट्रोपी जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस। डेल्टा एस मीन्स S2 minus S1. S2 means here final entropy, S1 here means initial entropy। जैसे हमारे पास प्योर गैसेस होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारे पास प्योर गैसेस है, नाइट्रोजन का गैस हमने लिया है और ऑक्सीजन का गैस हमने लिया है। जब ये अकेले है तो नाइट्रोजन गैस प्योर होता है, ऑक्सीजन गैस ये भी प्योर होता है। इनकी जो रैंडमनेस होगी, इनकी जो एंट्रोपी होगी वो ऑलमोस्ट क्या होगी, फिक्सेड होगी। लेकिन जैसे ही हम इन दो गैसेस को मिलाएंगे, इनका मिक्सचर बनाएंगे, इनकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो स्टार्टिंग में, इनिशियल में जो इनकी एंट्रोपी थी, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिसऑर्डर था, और जब हमने इनको मिलाया तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में, या ये जो मॉलिक्यूल्स जब मिले तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एंट्रोपी का वैल्यू आएगा उसके बीच में डिफरेंस क्या है, मींस फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। इसी को हम बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस। और ये जो चेंज इन एंट्रोपी है, आई विल रिपीट हियर, इट इज अ स्टेट फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्टेट फंक्शन है, मींस इसके वैल्यूज सिर्फ डिपेंड करेंगे किस पे, स्टेट्स पे। कि इनिशियल स्टेट क्या थी, इनिशियल स्टेट में एंट्रोपी का वैल्यू क्या था, फाइनल स्टेट में एंट्रोपी का वैल्यू क्या था। इसको बस इसी के साथ वास्ता है। ये एंट्रोपी कैसे चेंज हुई, किस तरीके से चेंज हुई, इसको इसके साथ कोई गरज नहीं है। तभी चेंज इन एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। और ये जो एंट्रोपी है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक स्टेट फंक्शन भी है। ठीक है, तो यहां तक बच्चों समझ आ गया एंट्रोपी क्या होती है, कि किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो सिस्टम होता है उसमें रैंडमनेस, डिसऑर्डर और फ्रीडम कितनी होती है, उसको मेजर करने का जो हमें वैल्यू आता है उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एस। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस में एग्जांपल दिखाई कि सॉलिड्स में ऑर्डर बेहतर होता है, अच्छा होता है, परफेक्ट होता है, तभी एंट्रोपी ऑलमोस्ट जीरो होती है। लिक्विड्स में जो रैंडमनेस होती है वो सॉलिड से ज्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं और पैकिंग भी उतनी क्लोज नहीं होती है, जिससे मॉलिक्यूल्स यहाँ वहां थोड़ा सा मूव कर सकते हैं और उनमें रैंडमनेस आ जाती है। लेकिन गैसेस में सबसे ज्यादा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, सो वी कैन से गैसेस possess that high randomness as compared to liquids, which possess low randomness as compared to gases, but more randomness as compared to solids। So we can say, अगर हम यहाँ पे लेंगे गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, सबसे ज्यादा रैंडमनेस गैस में, फिर उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में, ऑलमोस्ट जीरो। उसके बाद हमने ये बोला कि एंट्रोपी का हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी इज शोन बाय डेल्टा एस, व्हिच इज इक्वल टू S2 माइनस S1। अब मैं आपको आगे एक फॉर्मूला बोलूंगा, जिस फॉर्मूला के थ्रू हम ये जो एंट्रोपी होती है इसको हम निकाल सकते हैं। Before going through that formula, I will tell you few other examples in order to explain this entropy। कुछ और एग्जांपल, लेमन एग्जांपल आप लेंगे ताकि आपके माइंड में ये पूरा बैठ जाए कि एंट्रोपी किसको बोलते हैं। जैसे मानो बच्चों, हमारे यहाँ क्लासरूम होता है,
जो भी हमारे स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, उनमें क्लासरूम्स होते हैं, किस लिए? जहाँ पे बच्चे जाते हैं, उनको वहां पे क्लास दी जाती है, वो वहां पे सीखते हैं। मानो जो भी आपकी प्रायर असेंबली होती है वो खत्म होती है, फिर आपको अलो किया जाता है अपने अपने क्लास में, आधे 9th में जाते हैं, आधे 10th स्टैंडर्ड में, आधे 11th में, आधे 12th में। अगर हायर सेकेंडरी की बात करें तो जैसे ही बच्चे क्लासरूम्स में जाते हैं, टीचर आता है, वो उनको क्लास देता है, सारे बच्चे अपने अपने डेस्क पे एक ऑर्डर में बैठे हुए होते हैं, ठीक है। सारे बच्चे अपने अपने डेस्क पे बैठे होते हैं, वो टीचर का लेक्चर कामली सुनते हैं, पेशेंटली सुनते हैं। लेकिन मानो जैसी बेल होगी, जो रिसेस होता है, बेल होगी, सारे बच्चे निकलते हैं। तो मीन्स जब टीचर क्लास पढ़ा रहा था, सारे बच्चे अपनी अपनी जगह था, रोज में बैठे थे, ऑर्डर परफेक्ट था, वी कैन से रैंडमनेस जो थी बहुत ही कम थी। लेकिन जैसे ही बेल होगी, बच्चे निकलना स्टार्ट हो गए, रैंडमली कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ, किसी को यहाँ से धक्का लग रहा है, किसी को वहां से धक्का लग रहा है, मीन्स उस टाइम रैंडमनेस बढ़ गई, उस टाइम रैंडमनेस। तो ये भी एक एग्जांपल है जिससे आप ये चीज समझ सकते हो। तो दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं जो अभी मैं देने जा रहा हूं, दैट्स आइस। आइस जो होता है, जो हमारे पास आइस यूजुअली होता है, तो आइस जो होता है, इसमें ये सॉलिड, इसकी स्टेट क्या होती है? सॉलिड होती है। इसको अगर आप हीट करोगे, इसको अगर आप हीट करोगे तो किस में चला जाएगा? लिक्विड मीन्स वाटर। दीज टू आर बोथ फॉर्म्स ऑफ वाटर, लेकिन फर्क ये है कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड होती है। और यहाँ पे वाटर जो होता है किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। अब मेरे पास जो आइस है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होंगे वो फिक्स होंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन जैसे ही आपने इसको हीट दिया है, तो मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो जाएगा? वो दूर दूर जाएंगे। और आपको ये भी पता होगा कि आइस जो है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, लेकिन वाटर का वॉल्यूम फिर बढ़ जाता है। मींस वी कैन से दैट इन आइस द मॉलिक्यूल्स दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, बट अपॉन supplying heat these molecules tend to move far away from each other. Because of that we can say आइस हैज अ मिनिमम एंट्रोपी। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें रैंडमनेस बहुत ही कम होती है, लेकिन जितना जितना आप हीट करोगे, जितना ये स्टेट, ये सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करेगा फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, वी कैन से लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एंट्रोपी आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही है। ये भी एक एग्जांपल है किसकी? एंट्रोपी की। नाउ वी विल मूव टू इट्स फार्मूला कि ये जो चेंज इन एंट्रोपी है, इसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। ओके, सो ये मेरे पास जो ये चेंज इन एंट्रोपी है, दैट इज डेल्टा एस, इट इज इक्वल टू Q reversible upon temperature. This is the formula for calculating change in entropy. अगर आपको entropy देखना कितनी change हो रही है, उसके लिए वैल्यू क्या है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? Q reversible. What is Q? Q is heat. Q reversible upon temperature. ठीक है। तो इससे हमें इसका यूनिट भी पता चल जाता है कि इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। Q जो है उसकी यूनिट क्या है? या तो जूल में हम उसको मेजर करते हैं, वी कैन से इन एसआई यूनिट, और इसकी कैलोरी भी एक यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम। तो उसका यूनिट जो है दैट इज जूल पर केल्विन, बिकॉज केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जूल पर केल्विन पर मोल। और ये इसका हो गया एसआई यूनिट में। सीजीएस सिस्टम में वी कैन राइट कैलोरी पर केल्विन per mole. तो these are also the units of entropy. Now यहाँ पे एक चीज है, मे भी आपके माइंड में वो नॉक करती होगी कि क्यों रिवर्सिबल क्या है। हमें पता है टी तो टेम्परेचर है जिसको हम केल्विन्स में लेते हैं, क्यों रिवर्सिबल क्या हो गया? क्यों रिवर्सिबल समझाने के लिए देखो, यहां से मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्यों रिवर्सिबल क्या है। मानो एक ग्राफ प्लॉट किया है, प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट, और मानो यहाँ पे मेरा एक सिस्टम है जिसकी स्टेट है यहाँ पे 1, ठीक है। मैंने कोई वेरिएबल चेंज किया, मींस ये जो सिस्टम है इसकी स्टेट क्या है? इसका वॉल्यूम ये है और इसका प्रेशर ये है, ठीक है। यानी वॉल्यूम इसका ये है, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे ले लो, और प्रेशर ये होगा। मानो आप, मैंने कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज किया है, वेदर मैंने टेम्परेचर चेंज किया, मैंने प्रेशर चेंज किया, मैंने वॉल्यूम चेंज किया, मैंने नंबर ऑफ मोल्स चेंज किए, किसी भी वेरिएबल को चेंज करने से सिस्टम की स्टेट चेंज होगी। तो मानो ये सिस्टम जो था अपनी पहली स्टेट इसकी यहाँ पे थी, अब ये वेरिएबल चेंज करने से इसकी स्टेट यहाँ पे आ गई। बात समझना। अब ये जो सिस्टम है इसकी स्टेट चेंज होगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ये सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है। इसको यहां से यहां पहुंचने में बहुत सारे वेज हैं, ये यहां से भी जा सकता है,
ये यहां से भी जा सकता है, ये यहां से भी जा सकता है, ये यहां से भी जा सकता है, ये यहां से भी जा सकता है. There are so many ways which it can follow to reach to its final state. लेकिन अगर आप इस स्टेट को रिवर्सिबल बनाना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप इस स्टेट को रिवर्सिबल बनाना चाह रहे हो, तो क्या होगा कि अगर ये सिस्टम अपनी स्टेट पे यानी स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड में यहां तक आया है, अब अगर आप इस सिस्टम को रिवर्सिबल, इस स्टेट को रिवर्सिबल बनाना चाह रहे हो, तो इसके पास सिर्फ एक पाथ रहती है वापस जाने के लिए. वो कौन सी है? वो वही पाथ होती है जहां से वो आया है. ठीक है, क्यों रिवर्सिबल? यहां पर इसका मतलब यही है, ठीक है, कि फॉर एनी सिस्टम, फॉर एनी रिवर्सिबल सिस्टम, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन पाथ. कोई भी सिस्टम जो रिवर्सिबल है, ठीक है, जो रिवर्सिबल है, उसके पास सिर्फ एक ही पाथ, अवेलेबल पाथ होती है. ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो सिस्टम है, अगर ये स्टेट वन से स्टेट सेकंड में आया है, तो अगर इस चीज को, अगर आप इसको रिवर्सिबली ले रहे हो, तो याद रखना है कि ये अपनी इस सेकंड स्टेट से सेकंड फर्स्ट तक सिर्फ उसी रास्ते से वापस जा, उसके पास सिर्फ एक ही पाथ होगी, वो वही पाथ होगी जहां से वो आया है. और याद, यहाँ पे एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं कि उमूमन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन लिखी है कि डेल्टा एस दैट इज चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेंपरेचर. क्या इसका मतलब यह है कि टेंपरेचर और एंट्रोपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बच्चों, इट इज ऑलवेज रॉन्ग टू से और थिंक, ये गलत बात है कि हाँ टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एंट्रोपी डिक्रीज होती है. हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एंट्रोपी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंपरेचर के. मींस जितना आप टेंपरेचर बढ़ाओगे उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी. अगर आपने किसी वेसल में किसी गैस को लिया है, जितना आप उसको हीट करोगे, गैस मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी, उतने वो रैंडमली यहाँ वहां घूमेंगे, उनकी डिसऑर्डरनेस, उनकी रैंडमनेस, उनकी फ्रीडम उतनी बढ़ेगी. तो याद रखना है, टेंपरेचर बढ़ाने से हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, टेंपरेचर घटाने से हमेशा एंट्रोपी डिक्रीज होती है. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? हम बोल रहे हैं कि टेंपरेचर के घटाने से एंट्रोपी डिक्रीज होती है, टेंपरेचर के बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है. लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी. और इस फॉर्मूला से ये टेंपरेचर के नीचे होने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि टेम्परेचर डिनोमिनेटर में होने से ये इसका मतलब कतई नहीं है कि टेम्परेचर के these two आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. वी कैन से कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एंट्रोपी डिक्रीज होगी. टेम्परेचर और एंट्रोपी जो होते हैं ये पैरेलल जाते हैं. टेम्परेचर बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ी, टेम्परेचर घटा, एंट्रोपी घटी. ये आप याद रखो. अब इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट हैज बीन फाउंड, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट अगर आप कांस्टेंट हीट सप्लाई कर रहे हो एट कांस्टेंट हीट, यानी आपके पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को आप क्या कर रहे हो? कांस्टेंट हीट दे रहे हो, मींस 10 जूल्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से आप 10 जूल्स की हीट सप्लाई कर रहे हो और टेम्परेचर आपने क्या रखा है? लो, एट लो टेम्परेचर. यानी कोई सिस्टम आपने लिया है जिसको आप कांस्टेंट हीट सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर आपने क्या लिया है? लो. इट हैज बीन फाउंड दैट चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज हाई. इस एक्सप्रेशन का ये मतलब, यानी अगर आप किसी सिस्टम को कांस्टेंट हीट दे रहे हो, बात समझ आ रही है, किस पे? लो टेम्परेचर पे, तो चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू क्या आएगा? हमेशा ये देखा गया कि वो हाई होता है. इसके बरअक्स अगर आप हीट फिर से कांस्टेंट रख रहे हो सिस्टम का, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? हाई टेम्परेचर. यू आर प्रोवाइडिंग ए हाई टेम्परेचर, आप ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, तो चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज फाउंड टू बी लो. रिमेंबर दिस. बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, बुक्स में तो ये दिया हुआ होता है और बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि शायद टेम्परेचर और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इट इज रॉन्ग. एंट्रोपी बढ़ेगी किससे? टेम्परेचर के बढ़ाने से. एंट्रोपी घटेगी किससे? टेम्परेचर के घटाने से. लेकिन इसका यहाँ पे क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ये देखा गया कि अगर आप किसी सिस्टम को कांस्टेंट हीट पे, कम टेम्परेचर पे उसकी चेंज इन एंट्रोपी चेक कर रहे हो, तो उसकी एंट्रोपी की जो चेंज होगी दैट इज डेल्टा एस, वो हमेशा क्या आ रहा है? हाई आ रहा है. लेकिन अगर आप कांस्टेंट हीट पे क्या कर रहे हो? टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू क्या आएगा? वो लो आएगा. तो इसका मतलब यही है कि अगर आप कांस्टेंट हीट पे दो सिस्टम, यानी कांस्टेंट हीट पे दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एंट्रोपी चेंज का वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो एट लो टेम्परेचर इट विल कम हाई,
वो ज्यादा आएगा, एंड हाई टेम्परेचर पे वो क्या आएगा, लो। इनवर्सली आपको याद रखना है कि हीट आपने कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट रखी है, तो याद रखना है कि लो टेम्परेचर पे चेंज इन एंट्रोपी हाई आएगा और हाई टेम्परेचर पे चेंज इन एंट्रोपी लो आएगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी मैथमेटिकल आपको एक्सप्रेशन दिखाई कि ये जो चेंज इन एंट्रोपी होती है दैट इज Q रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, और यहाँ पे इसको कतई मत समझो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस इतना याद रखना है कि जैसे ही आपने हीट को सिस्टम में फिक्स रखा है और टेम्परेचर आप लो रख रहे हो, तो चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा हो रही है या उसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है। इसी तरह से अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो एंट्रोपी जो है, चेंज इन एंट्रोपी वो क्या है कि वो कम होगी, लेकिन कब, जब आप कांस्टेंट हीट सिस्टम को दे रहे हो। ठीक है, तो ये छोटा सा एक पार्ट हमने लिया था from thermodynamics, that is thermodynamic quantities, and today we discussed a little bit about entropy. Inshallah we will discuss more about it in coming days, in coming lectures. I hope कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लेक्चर्स को पूरा देखें और फिर दूसरों तक इनको शेयर करें। और एक अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ कि फिर वीडियोस को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कि 2G सर्विस पे हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम भी डिजर्व करते हैं अप्रिसिएशन, और अपने पॉजिटिव कमेंट्स हमेशा हम वेलकम करते हैं आपकी, कि कहीं पे कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है, कोई भी चीज आप बोलना चाह रहे हो, शेयर करना चाह रहे हो, यू आर फ्री टू से। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, खुदा हाफिज।